हेलो दोस्तों, विजन आईएएस टेस्ट 1 2020 आपका क्वेश्चन 31 से 40 को देखेंगे। प्लेलिस्ट 4 तो आपका प्रीवियस क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप लोग यहाँ से मैक्सिमम 100 क्वेश्चन को सॉल्व करके ऑब्टेन कर सकते हैं और 1/3 आपका नेगेटिव मार्क डिडक्ट कर लिया जाता है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन सेक्शन। यहाँ पे पूछा जा रहा है विथ रेफरेंस टू अ बिल कंटेम्पलेटिंग सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन स्टेट। मतलब सेशन मतलब कि किसी चीज़ से हटाना, तो इसके लिए क्या क्या आपका सही है। पहला बोला जाता है इट रिक्वायर्स प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, कि प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट का होना चाहिए। फिर दूसरा स्टेटमेंट सच अ बिल कैन बी पास्ड विथ अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ द बोथ ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट लाइक एन ऑर्डिनरी बिल। मतलब कि सिंपल मेजोरिटी 50% से सबको पता है, लेकिन क्या ये सही है? तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो इस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा डी, क्योंकि प्रायर रिकमेंडेशन में चाहिए और सिंपल मेजोरिटी नहीं, आपका स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होता है, 2/3 होता है आपका। तो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। द डिसीजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सीट पार्ट ऑफ टेरिटरी नोन एज बेरूबली केस, जो आपका वेस्ट बंगाल पाकिस्तान आपका बोल सकते हो, तो ईस्ट पाकिस्तान जो बना। 2 अभी आप यहाँ से देख सकते हो बेरूबली केस वेस्ट बंगाल टू पाकिस्तान लेड टू द क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि विदर द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ अ स्टेट अंडर आर्टिकल 3 इंक्लूड द पावर टू सीड इंडियन टेरिटरी ऑफ फॉरेन कंट्री। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द पावर द पार्लियामेंट डिमिनिश, अब वह कर सकता है, डज नॉट कवर सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी, हेंस इंडियन टेरिटरी कैन बी सीट फॉरेन टेरिटरी ओनली बाय द अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट डज नॉट रिक्वायर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, क्योंकि पार्लियामेंट ही सब कुछ है भैया। आर्टिकल 368 द बिल पास इन ईच हाउस बाय अ स्पेशल मेजोरिटी, दिस इज अ मेजोरिटी दैट इज मोर देन 50%, स्पेशल मेजोरिटी है हाउस, एंड अ मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं सिर्फ प्रेजेंट होना चाहिए, वोटिंग भी करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट 1969 रूल्ड द स्टेटमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ बॉन्डेड डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड अनदर कंट्री डज नॉट रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इट कैन बी ओनली एग्जीक्यूटिव एक्शन, इट डज नॉट इन्वॉल्व सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इम्प्लीकेशन इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट। अगर प्रेसिडेंट रूल आता है तो क्या क्या आपके हो सकते हैं। तो प्रेसिडेंट डिसमिसेस द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो प्रेसिडेंट होगा वो क्या करेगा, डिसमिस करेगा स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि आप प्रेसिडेंट रूल आया तो क्या सेंट्रल का पावर, सेंट्रल रूल, तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है कि चीफ मिनिस्टर को डिसमिस कर दिया जाएगा। फिर द पार्लियामेंट पासेस द स्टेट बजट, ऑब्वियस सी बात है, स्टेट है ही नहीं तो स्टेट बजट कौन पास करेगा, पार्लियामेंट करेगा। तो द पार्लियामेंट पासेस द स्टेट बजट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव बिल, तो ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। आपका देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट द पावर एंड फंक्शन ऑफ द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट आर टेकन ओवर बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब ये गलत है, क्योंकि भैया हाई कोर्ट ऐसा थोड़ी है कि उसका ऑन जुडिक्शन सुप्रीम कोर्ट, दीज आर द जुडिशरी विच हैव देयर ऑन चॉइस। तो इसलिए आपका थर्ड गलत हो गया, तो ये एलिमिनेट कर दीजिए, डी एलिमिनेट हो गया, सी एलिमिनेट हो गया, 1 2 सही है, तो आपका बी आंसर आ जाता है। The President acquired the following extraordinary power when the President rule is imposed in a state. He can take up the function of the state government and power vested in the governor या any other executive authority in the state. He can declare that power of the state legislature are to be exercised by the parliament. He can take all other necessary steps including the suspension of the constitution provision relating to any body to या authority in the state. अब यहाँ पे देख सकते हैं when the president will impose in a state, the president dismisses the state council of minister headed by the chief minister. अब यहाँ से देख सकते हैं the state government on behalf of the president carries on the स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन विथ हेल्प ऑफ द चीफ मिनिस्टर। अब यहाँ से देख सकते हैं कि सिंपल द पार्लियामेंट पासेस द स्टेट लेजिस्लेटिव बिल, स्टेट बजट, क्योंकि आपका पार्लियामेंट रूल करेगा तो पार्लियामेंट ही बनाएगा। It should be noted that President cannot assume himself the power vested in the concerned High Court.
क्योंकि आपके पास देर इज अ ऑन जुडिशरी इन ईच स्टेट एंड वो आपका फंक्शन करते रहेगा। या सस्पेंड द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू इट। In other words, constitution position a state power of the function of concerned state have remained same during the precedent rule. Next question को देखेंगे। The Government of India Act 1919 provided for the। अब Government of India Act 1919 में क्या क्या हुआ था, तो यहाँ से देख सकते हैं पहला adoption of diarchy in the provinces and central respective। तो diarchy जो हुआ था आपका 1935 में हुआ था, तो एलिमिनेट कर दीजिए, तो ये आपका एलिमिनेट हो गया। फिर आपका अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन टू इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ दिस एक्ट। मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन आपका होता है टू इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट ऑफ द वर्किंग ऑन दिस एक्ट। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ऐसे ही स्टेटमेंट हो गया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन को बनाया जाए, तो इस हिसाब से हम लोग का सी आ जाता है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ऑल्सो नोन एज मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेज आए। इट हैज मेजर फीचर, इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाय डीमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर authorized to make laws on their respective list of subjects. However, the structure of government continued to be centralized and unitary. It further divided the provincial into two parts, transferred and reserved. The transferred subjects were to be administered by the governor with the aid of minister responsible to the legislative council. The reserved subject on the other hand were to be administered by the governor। तो यहाँ पे देख सकते हैं and the executive council without being responsible to the legislative council। This dual scheme of governance was known as diarchy। Thus the diarchy was introduced at the provinces by this act। diarchy at the center introduced कौन सा 1935। सिंपल सा आपको बताया गया था, मैंने पहले बताया। अब यहाँ से देख सकते हैं इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो आपका हुआ था सिख, दिस क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन। इट प्रोवाइडेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आपका पब्लिक सर्विस कमीशन। तो विच मेक द स्टेटमेंट 3 करेक्ट। इट प्रोवाइडेड द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन इंक्वायर इनटू रिपोर्ट एंड वर्किंग आफ्टर 10 years इट्स कमीशन इनटू फोर्स। तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट आ जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे बताया जा रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी नेसेसरी सेटिस्फाइड बाय द फॉर कंडक्टिंग डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन अ कंट्री। एवरी पर्सन मस्ट हैव वन वोट ऑफ वन वैल्यू। ऑब्वियस सी बात है, अगर वन वोट वन वैल्यू रहेगा तो ही आपका डेमोक्रेसी सेटिस्फाइड रहेगा, क्योंकि एक को आप 2 दे दोगे 3 दे दोगे तो इनइक्वालिटी आएगा। सो देयर शुड नॉट बी एनी इनइक्वालिटी इन एनी सिटीजन। यहाँ पे एवरी पर्सन मस्ट हैव वन वोट वन वैल्यू। फ्रीडम टू कंटेस्ट इलेक्शन, ऑब्वियस सी बात है, अगर फ्रीडम नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी आएगा। तो इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, शुड बी फ्रीडम। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली। अब रेगुलर होगा तभी, तो ऐसा नहीं कि आज 1 साल में हुआ, अगले बार 5 साल में, अगले बार 10 साल में, अगले बार 25 साल में, ऐसा नहीं। तो एक रेगुलर पीरियड जो भी आपका लोकसभा का, राज्यसभा का, जितना भी तरीके का पंचायती का, एक शुड बी फिक्स पीरियड विद इन अ पीरियड होना चाहिए। विनिंग कैंडिडेट मस्ट सिक्योर मोर देन 50% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स पोल। तो यहाँ पे इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि इंडिया में क्या है, फर्स्ट पास द पोल सिस्टम। अब इंडिया में एक थोड़े ही है कि एक कैंडिडेट चुनाव में आया, 2 कैंडिडेट चुनाव में आया, 3 कैंडिडेट, यहाँ पे तो 4, 5, 6 आ जाते हैं। तो इंडिया में क्या है कि आपको 50% नंबर ऑफ सीट्स लाने हैं। यहाँ वोट्स की बात नहीं हो रहा है, वहाँ पे बात होती है कि अगर 100 लोग खड़े हुए हैं तो 51 लोगों को आपके पक्ष में होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि वैलिड वोट्स मिलना चाहिए, वहाँ पे कॉमन आपके बहुमत मिलना चाहिए। बहुमत होने से आप जीत जाते हो। तो ये भी है, विनिंग कैंडिडेट मस्ट सिक्योर मोर देन 50% वैलिड वोट का बात नहीं हो रहा है, कैंडिडेट जीतने चाहिए। इस हिसाब से हम लोग का स्टेटमेंट 1, 2, 3 करेक्ट आ जाता है। A simple list of the minimum condition of democracy, everyone should have the one vote, one value, equal value. Parties and candidates should be free to contest election and should offer some real choice to voter. Election must held regularly after few years. There is no compulsion requirement or that a winning candidate must secure more than 50% of valid vote poll. The first past poll system requires the winning candidate to merely
सिक्योर अ मेजोरिटी विच में या मोर देन 50% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, जो भी आपका पोल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, इनमें से कौन सा इसेंशियल फीचर है? पीपल डायरेक्टली टेक ऑल द मेजर डिसीजन, ऐसा होगा तो एक तो एनआरकी आ जाएगी, भैया आज हमको जो मन करेगा वो करेंगे, तो इट शुड नॉट बी लाइक दैट। इक्वल एडल्ट रेसिडेंट मस्ट हैव वन वोट, ईच एडल्ट रेसिडेंट मस्ट हैव वन वोट इक्वल वैल्यू, तो इसेंशियल बोला है, ऐसा नहीं तो कॉमन फीचर लग रहा है। ईच एडल्ट रेसिडेंट, ईच एडल्ट ऐसा थोड़ी होता है कि कोई फॉरेन का आया तो उसको भी हम सब राइट दे देंगे, तो ऐसा नहीं है ना, कोई भी कहीं से आ जाएगा तो आपको उसको वोटिंग राइट थोड़ी दोगे, तो वो भी सोचना है। देयर शुड बी ऑल द लाइक चॉइसेस वी हैव टू सी, तो इट्स नॉट द करेक्ट। गवर्नमेंट इज लिमिटेड बाई बेसिक रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट, सही है। गवर्नमेंट जो है लिमिटेड बाई बेसिक रूल, जो भी आपका फीचर रहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में फॉलो कर रहे हुए इधर रिटन या अनरिटन, वी हैव टू फॉलो बाय द गवर्नमेंट इज लिमिटेड बाय द बेसिक रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट। फ्रीक्वेंट कंडक्शन ऑफ रेफरेंडम ऑफ सोलिसिट पीपल्स ओपिनियन, तो ऐसा कुछ नहीं कि आप बार बार ओपिनियन ले रहे हो तो वहाँ पे आप निदान कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो इट्स कुड नॉट बी द पॉसिबिलिटी। देखते हैं, डेमोक्रेसी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, एक्सपैंडिंग टू मोर कंट्रीज। अब यहाँ पे है, गवर्नमेंट दैट होल्ड इलेक्शन इन डेमोक्रेसी विच मे नॉट बी comprehensive definition of democracy. Feature democracy include rest in a democracy, final decision making power must rest and with those elected by people, hence option A is not correct. A democracy must be based on free and fair election, तो यही से आप देख सकते हो कि आपका सिंपल सा हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है। तो ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विद इन लिमिट्स सेट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, so all these things are self explanation. Let's move to the next question. अब यहाँ पे बोला जा रहा है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपका विथ रिस्पेक्ट टू द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, द टर्म माइनॉरिटी हैज बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है तो इनकरेक्ट हो गया। द माइनॉरिटी हैव बीन क्लासिफाइड एज रिलीजियस लिंग्विस्टिक, तो रिलीजियस लिंग्विस्टिक तो ठीक था, एथनिक माइनॉरिटी डिफाइन नहीं किया गया है, तो ये गलत हो गया, तो इस हिसाब से हम लोग का डी आ गया। आर्टिकल 30 ग्रांट्स द फॉलोइंग राइट्स टू माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक रिलेशन एंड रिलीजिस्टिक, the protection of the article 30 this only to minority, however the term minority has not been defined in the constitution, तो आपका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, which of the following is are correct with reference to the function of constitution, मतलब इनमें से कौन सा करेक्ट है विथ रेफरेंस टू फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ से देख सकते हैं आपका, इट फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग्स मेंबर ऑफ सोसाइटी, मतलब ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आपका अमॉन्ग्स मेंबर ऑफ सोसाइटी, तो सही है। इट इंश्योर द अब्सेंस ऑफ मोनार्की, तो ये मोनार्की अब अब्सेंस है या प्रेजेंस है ये तो नहीं बताएगा ना कॉन्स्टिट्यूशन के, वहाँ पे कौन से आदमी कैसे काम कर रहा है, तो इट फैसिलिटेट कोऑर्डिनेट अमंग, तो ये सही है। मोनार्की आपका नहीं बताएगा। इट प्लेसेस लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, सही है, गवर्नमेंट का पे लिमिट लगाएगा। इट इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी, इट इनेबल जो होता है आपका फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी को फुलफिल करता है, तो सही है, महत्वाकांक्षा फुलफिल होनी चाहिए तभी आप आगे रूल करोगे। So we have to see all the things are as it is, so no need to again read all this lengthy paragraph. Let's move to the next question. यहाँ पे consider the following statement regarding the preventive detention. The constitution has authorized only the parliament to make law regarding preventive decision. मतलब constitution को has only parliament, मतलब सिंपल सी बात है, पार्लियामेंट ही तो सब कुछ आपका लॉ बनाएगी एट द एंड, क्योंकि लोगों के द्वारा चुनी गई है सरकार भैया, तो वही बनाएगी, तो सही है आपका स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑथराइज्ड ओनली। अब देखिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे है जब ओनली शब्द आ जाता है तो यहाँ पे आपको थोड़े से डाउटफुल होना है कि ओनली कभी भी आए तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपका चेंजेस किया जा सकता है। ओनली मतलब कि सुप्रीम कोर्ट देयर कैन बी पॉसिबिलिटी टू नन एंड अवॉइड, तो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑथराइज्ड ओनली द पार्लियामेंट टू मेक लॉ रिगार्डिंग प्रिवेंटिव, तो ये गलत है ओनली कारण।
द पर्सन कैन बी डिटेन इंडिफिनिटली अपॉन प्रिवेंटिव डिसीजन। इंडिफिनिटली कैसे हो सकता है, कोई भी चीज़ का एक टर्म होगा ना, 3 मंथ 1 मंथ, अपॉन पीरियोडिक रिव्यू एंड ऑथोराइजेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ से आपका डी आ जाएगा, क्योंकि आपका इंडिफिनिटली तो होगा नहीं, सो ऑब्वियसली डी। देखते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिवाइडेड लेजिस्लेचर पावर विथ रिगार्ड टू डिटेंशन, बोथ द पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर कैन कंकरेंटली मेक अ लॉ ऑन प्रिवेंटिव डिसीजन। वहाँ से देखते हैं द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन कैन नॉट एक्सीड 3 मंथ, जो कि हमने बताया, एंड एडवाइजरी रिपोर्ट सफिशिएंट कॉज। तो वहाँ पे 3 मंथ के अंदर द बॉडी रिजर्व consist of a judges of a high court. The ground of detention should be communicated to the detainee. However, the fact considered to be against the public interest need not be disclosed. The detainee should be afforded an opportunity to make representation against the detention order. Next question को देखेंगे। Consider the following statement: the children of a foreign diplomat posted in India cannot acquire Indian citizenship by birth. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता रहा है कोई फॉरेन डिप्लोमेट आता है इन इंडिया तो कैन नॉट एक्वायर इंडियन, तो सही बात है, बाई बार तक कोई भी आ रहा है, ऐसा थोड़ी होता है कि यहाँ पे जस्ट जन्म लेने से आपको मिल जाएगा, तो सही है, नहीं मिलेगा। एन एलियन अपॉन एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप ऑफ नेचुरलाइजेशन होल सिटीजनशिप ऑफ हिज हर पेरेंट कंट्री। देखिए मानना कि सही है कि इंडिया में आके आपने नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप ले लिया, तब ऐसा थोड़ी है। इंडिया में क्या है, आपका सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन रूल है, थोड़ी ही आपका डबल कॉन्स्टिट्यूशन यूएस जैसा है कि आपका स्टेट का एक ये और ये आपका सेंटर का, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आपका सिंगल सिटीजनशिप ही काम करता है, तो यानी कि आप 2 सिटीजनशिप नहीं ले सकते हैं। इसीलिए आपका या तो इंडिया को में रहिए एज ए सिटीजन या तो फॉरेन कंट्री का, तो इसीलिए आपका बी इनकरेक्ट हो जाता है। तो इस हिसाब से हम लोग का ए आ जाएगा। According to Citizenship Act 1955, those born in India on after 3rd December 2004 are considered citizens of India only if both their parents and citizen of India or one of the whose parent is a citizen of India and the other is not illegal migrant। अब ऐसा थोड़ी हो जाता है कि बांग्लादेश से बहुत लोग आ रहे थे तो उसको हम लोग जस्ट बर्थ ले लिया और उसको सिटीजन दिए, तो वो नहीं करना है भैया। The children of foreign diplomat posted in India and in enemy alliance cannot acquire Indian citizenship by birth। सही है, नहीं तो इंडिया का पॉपुलेशन और फिर बढ़ जाएगा। If he is a citizen of any country, he has to take renounce, दूसरे कंट्री का छोड़ना पड़ेगा, तभी आप इंडिया का सिटीजनशिप ले सकते हो। That country in event of his application for Indian citizenship being accepted got only a single citizenship, that is Indian citizenship। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूपीएससी, जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके बारे में तो क्या है भैया देख लेते हैं। तो कंसल्टेशन ऑफ यूपीएससी इज नॉट मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट व्हाइल डीलिंग विथ मैटर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। मतलब कि कंसल्टेशन जो होता है यूपीएससी इज नॉट मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट व्हाइल डीलिंग विद द मैटर। अब गवर्नमेंट को क्यों चाहिए, मतलब गवर्नमेंट होगा उसके लिए मैंडेटरी क्यों नहीं होगा, तो इसलिए ऑब्वियसली करेक्ट है कि गवर्नमेंट कोई भी चीज़ को थोड़ी एकदम से अपने आप को ये करेगा कि ये चीज़ करना। तो कंसल्टेशन ऑफ यूपीएससी इज नॉट मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट व्हाइल डीलिंग विद द मैटर पर्सनल मैनेजमेंट। अ सिलेक्शन ऑफ यूपीएससी थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम डज नॉट कन्फर एनी राइट टू द पोस्ट ऑफ द कैंडिडेट। सही बात है, कल के डेट में उनको कुछ चेंजेस करना है तो कहीं भी किसी भी टाइम पे गवर्नमेंट है भैया कुछ भी कर सकता है, ही कैन डू व्हाट एवर ही वांट टू डू। सो दिस इज द करेक्ट, इस हिसाब से हम लोग का सी आ जाता है। तो देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द गवर्नमेंट फेल टू कंसल्ट यूपीएससी इन द मैटर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। द एग्राइव्ड public servant has no remedy in a court. In other words, the court held that any irregularity in consultation with the UPSC acting without consultation does not invalidate the decision of the government. Thus, the provision is directory and non-mandatory. Hence, statement 1 is correct. The court has also held that a selection of UPSC does not confer any right of the post upon the candidate. Success of the examination does not confer
indefeasible right for appointment unless the government department of personnel and training is satisfied. There may be inquiry with regard to the character and antecedent to check suitability to all respect for appointment to service. However, the government to act fairly without arbitrarily या मैलिफाइड, तो भी आपका नजर नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट कभी भी उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, कुछ भी उसमें चेंजेस कर सकती है। दिस इज ऑल, दिस इज द रेफरेंस फॉर द मेकिंग द वीडियो। थैंक यू दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।